हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एडोलसेंस का कंप्लीट टॉपिक। ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी दिया गया है। ठीक है, ये टॉपिक वैसे मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी तब लिखा था, तो मैं आपको इसको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी और ऐसी उम्मीद है कि आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहेगा। इसके साथ साथ अभी EMRS का जो एग्जाम हुआ है उसमें आपने देखा होगा चाइल्ड राइट्स से भी क्वेश्चंस पूछे गए, तो अब इन क्लासेस में चाइल्ड राइट्स के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, तो उनको भी हम पढ़ लेंगे। तो पहले आज की क्लास हमारी एडोलसेंस की रहेगी, एंड देन इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारे चाइल्ड राइट के बारे में पढ़ा दूंगी। बहुत ज्यादा नहीं है, बट जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। ये क्लास आप चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए यूजफुल भी रहेगी। तो अब हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आपकी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं किशोरावस्था, जिसको हम एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। ये वैसे तो जब हम डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं तब इस टॉपिक को पढ़ते हैं, बट एडोलसेंस का टॉपिक आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि आप सीटेट एचटेट मतलब सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। तो आपने जो डेवलपमेंट का टॉपिक होता है वो आपको आता होगा, लेकिन इसी का एक पार्ट होता है एडोलसेंस, जो हमें अलग से पढ़ना है और जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। आप, मैं या आपके जितने भी मतलब जो भी अब हमारी एज के स्टूडेंट हैं वो सभी कहीं ना कहीं इस दौर से गुजर कर आए हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। लेकिन आगे जाकर आपको एडल्ट बच्चों को एडोलसेंस में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना पड़ेगा, तो आपको उन्हें कैसे समझना है वो सब भी आना चाहिए। तो यहाँ पर किशोरावस्था की अगर बात की जाए तो किशोरावस्था जो है, जैसे आपका मतलब इसमें एक रियल सोशलाइजेशन होता है और एक सोशल सोशलाइजेशन होता है। अगर हम इसके रियल सोशलाइजेशन की बात करें तो वो अर्ली चाइल्डहुड में, मतलब ये अलग से पॉइंट लिखा है कि जो आपका जैसे समाजीकरण है, तो बच्चे का जो असली समाजीकरण होता है वो कब हो जाता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है। लेकिन अगर हम उसका सोशल सामाजिक की बात करें तो इन्फेंसी स्टेज में ही उसका वहां पर सोशल सोशलाइजेशन होने लग जाता है। अब रियल सामाजिकरण तो तभी होगा जब वो स्कूल में जाने लगेगा, तो उसे हम अर्ली चाइल्डहुड का नाम दे देते हैं। लेकिन बच्चा एक सामाजिक प्राणी कब बनता है, जब वो इन्फेंसी की स्टेज में होता है, तभी से वो एक सोशल सोशलाइजेशन उसका होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पढ़ना जरूरी है कि एडोल जो है, एडोलसेंस जो है, इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो एडोल शब्द है ये किससे मिलकर बना है। तो ये CER एडोलोसर, सर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है, लैटिन भाषा का ये शब्द है एडोलोसर। एडोलोसर से मिलकर बना है आपका एडोलसेंस। एडोल का अर्थ होता है टू ग्रो अप, यानी कि ग्रो करना, मैच्योर हो जाना। सर का यहाँ पर ये है, ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये लैटिन या ग्रीक भाषा का हम इसको शब्द कह सकते हैं। इन्फेंसी, यहाँ पर अगर हम इसकी स्टेज की बात करें, एडोलसेंस की बात करें, तो एडोलसेंस में जैसे पहले ये स्टेज आती है, सबसे पहले आप इन्फेंसी देखते हैं, ठीक है, शैशवावस्था देखते हैं, उसके बाद बच्चे में चाइल्डहुड आता है, उसके बाद एडोलसेंस आती है, और उसके बाद में अडल्टहुड आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए एडोलसेंस स्टेज किन दो स्टेजेस के बीच की अवस्था है, तो आपको टिक करना है चाइल्डहुड और एडल्टहुड। ठीक है, तो यहाँ पर चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, किशोरावस्था, यानी कि एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से कंप्लीट हो गया है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि किशोरावस्था किन दो अवस्थाओं के बीच की अवस्था है, तो आप क्या टिक करेंगे, ये चाइल्डहुड के बीच और एडल्टहुड के बीच की अवस्था जो है उसे हम एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। एडोल सिर होता है, इसका मतलब होता है ग्रो करना, मैच्योर हो जाना, और ये लैटिन या ग्रीस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद यहाँ पर यही लिखा है मैंने, बचपन और वयस्कता के बीच की अवस्था ही क्या होती है, एडोलसेंस होती है। ऐसी स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी, ये स्टैनले होल के द्वारा दी गई थी। स्टैनले होल ने एडोलसेंस पर बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए हम इसे फादर ऑफ एडोलसेंस के नाम से भी जानते हैं। जो ये स्टैनले होल थे, ये यूएस के रहने वाले थे, यूएस में ही इन्होंने एक लैब लगाई थी, एडोलसेंस की पहली लैब। तो ये अब से पूछा जा सकता है, फर्स्ट लैब जो है एडोलसेंस की वो किसके द्वारा और कहां पर लगाई गई, तो एडोलसेंस की पहली लैब जो है स्टैनले होल ने यूएसए में लगाई। इन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, फादर ऑफ एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो स्टैनले होल थे उन्होंने इसके 3 पॉइंट्स दिए, जिसमें पहला पॉइंट था C, सेकंड है M और थर्ड है R।
सी की अगर बात कर लेते हैं तो सी का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स। आपने देखा होगा कि जो अडल्ट बच्चे होते हैं सबसे पहले उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है द्वंद्व होने लगता है अपने पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि इस एज ग्रुप में जो बच्चा है वो अपने मन की करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो वही चाहते हैं जो उसके लिए अच्छा होता है। तो बच्चा जो अपने मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में रहेगा, मतलब इसको आज़ादी पसंद होगी, इसको रोक टोक पसंद नहीं होगी, तो यहाँ पर बच्चे के मन में क्या आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है अपने पेरेंट्स के लिए। इसके बाद एम की बात कर लेते हैं, मूड डिस्प्यूशन, यानी कि हम बच्चे में जो मूड है वो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, उसका मूड कई बार इरिटेट बहुत रहता है, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करता, ओनली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा, तो यहाँ पर मूड डिस्प्यूशन होता है। आर की बात करते हैं तो उसका रिस्की बिहेवियर देखने को भी मिलता है। आपने देखा होगा इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या धमकियां देते हैं अपने पेरेंट्स को कि मैं तो घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये क्या होता है, एक टाइप का रिस्की बिहेवियर होता है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर पॉइंट पढ़े हमने, सी पढ़ा है, एम पढ़ा है और आर पढ़ा है। सी का मतलब कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स, एम का मतलब है मूड डिस्प्यूशन और आर का मतलब है रिस्की बिहेवियर। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यही मैंने लिखा है, स्टैनले होल ने 3 कैटेगरीज में स्ट्रेस एंड स्टॉर्म को डिवाइड किया है। अब आप पूछेंगे ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म क्या है, तो एडोलोसेंस को ही इन्होंने क्या नाम दिया, जो स्टैनले होल थे उन्होंने एडोलोसेंस के बारे में कहा कि ये कैसी स्टेज है, आपके स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज है। ठीक है, तो कैसी स्टेज है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज है, जैसे हम किसके नाम से जानते हैं, एडोलोसेंस के नाम से जानते हैं। एडोलोसेंस का मतलब क्या होता है, ग्रो अप करना होता है। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, सी, एम और आर। सी का मतलब कॉन्फ्लिक्ट होगा, एम से मूड चेंजिंग होंगे, आर से रिस्की बिहेवियर करेगा बच्चा। तो ये पॉइंट आप सॉरी ये तीनों ही आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बताए हैं, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स, फिर उसके बाद मूड स्विंग्स होते हैं, उसके बाद में उसका रिस्की बिहेवियर होता है। आ गया यहाँ तक का समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें जो एडोलोसेंस है, इसमें बच्चे की कुछ नीड्स होती हैं, यहाँ बच्चे के पास में कुछ चैलेंजेस आते हैं। आप भी जब अपनी एडोलोसेंस स्टेज में रहोगे, आपने भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया होगा, आपकी कुछ नीड्स रही होंगी, तो आप अपने आप से इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो किशोरावस्था की आवश्यकताएं क्या होती है, यहाँ पर नीड होगी, सबसे पहले नीड होती है। ठीक है, किसी भी काम को करने की हमारे पास नीड होगी, नीड के बाद हम उसके लिए कंसर्न होंगे, फिर हमारे रास्ते में उसको लेकर कुछ चैलेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अब आपसे ही जोड़कर हम इसको पढ़ा देते हैं। जैसे नीड है आपके पास, अभी आपको एट प्रेजेंट किसकी नीड है, जॉब की नीड है। तो जॉब की नीड है तो आप उसके लिए कंसर्न है, आप उसके लिए क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। फिर पढ़ाई करेंगे तो आपके रास्ते में कुछ चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को फिर आप पार करेंगे, है ना। तो ये सब क्या है, यहाँ पर नीड होती है सबसे पहले, फिर कंसर्न होता है एंड देन चैलेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एडोलोसेंस क्या है, एनसीसी है, नीड है, कंसर्न है, चैलेंजेस है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इनको पॉइंट्स में लिखा है। सबसे पहले लिखा गया है रैपिड फिजिकल चेंज इन एडोलोसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी ही इसमें फिजिकल चेंज देखने को मिलता है। रैपिड का मतलब है बहुत फास्ट चेंज होता है एडोलोसेंस में। जैसे किसका नाम देते हैं, प्यूबर्टी का नाम देते हैं। एक बार ये एचटेट के एग्जाम में आया हुआ था, 2018 या 19 का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें ये पूछा गया था, प्यूबर्टी की एज पूछी गई थी, तो इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पर इसका जो पहला जो ये मैंने लिखा है, इसका मतलब है फिजिकल चेंजेस इन एडोलोसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। आपसे पूछा जा सकता है प्यूबर्टी क्या, जो फिजिकल चेंज होते हैं, रैपिड फिजिकल चेंज होगा एडोलोसेंस में, उसे किसके नाम से जानेंगे, प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद करने का है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो लड़कियां हैं वो हमेशा लड़कों से जल्दी ग्रो कर जाती है एडोलोसेंस में। ठीक है, 3 से 4 साल तक लड़कियां जो है लड़कों से एडोलोसेंस में आगे रहती है, यानी कि उनसे जो उनका जो फिजिकल चेंज है वो ज्यादा जल्दी होता है। और इसके अगर हम स्टेज की बात की जाए तो 10 से 12 साल में होती है लड़कियों में, लेकिन अगर हम यहाँ पर बॉयज की बात करते हैं तो वो 13 साल है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये मैंने आपको बताया है, फिजिकल चेंजेस इन एडोलोसेंस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। फिजिकल चेंज इन एडोलोसेंस, एडोलोसेंस में जो फिजिकल चेंज होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। लड़कियां हमेशा लड़कों से प्यूबर्टी में आगे रहती हैं, वो ज्यादा जल्दी फिजिकल उनमें ग्रो हो जाती हैं। ठीक है, और 3 से 4 साल तक का दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। लड़कियां 10 से 12 साल की एज में इनमें प्यूबर्टी आ जाती है और बॉयज में 13 ईयर की एज में प्यूबर्टी आती है। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। तो ये हो गया रैपिड फिजिकल चेंज। इसके बाद अगर हम साइकोलॉजिकल नीड्स एंड चैलेंजेस की बात करते हैं, वो फिजिकल नीड्स और चैलेंजेस थी, ठीक है, जिसमें बाहरी फैक्टर काम कर रहा था। लेकिन अगर हम अब पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल नीड्स एंड चैलेंजेस, इस स्टेज में बच्चे का जो साइकोलॉजिकल नीड्स है और उसकी जो चैलेंजेस है उसमें किस तरीके का चेंज देखने को मिलता है।
तो हम बात कर लेते हैं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की। साइकोलॉजिकल नीड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है जो हमारे मन में चल रहा है और हम बोले नहीं। जैसे अब यहाँ पर इसमें साइकोलॉजिकल क्या होती है, ये साइकोलॉजिकल नीड्स वो होती हैं, मान लो आपको किसी की बात का बुरा लग गया लेकिन आपने उस बात को अपने मन ही मन में रख लिया, आपने सामने वाले को कहा नहीं। जैसे इस स्टेज में जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपको आपके किसी फ्रेंड की बात बुरी लगी लेकिन आप उसको बताएंगे नहीं और अपने मन ही मन में रख लेंगे, वो कैसी हो गई, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हो गई, जो हमारे मन में तो है लेकिन उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं या हम बता नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारी एक तरीके की साइकोलॉजिकल नीड्स है और ये हमारे चैलेंजेस है। इसके बाद कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे है अनमेट, ठीक है, अनमेट है। इसके बाद अनमेट पर्सनल इश्यूज हैं, अनमेट रिलेशनशिप इश्यूज हैं। अनमेट का मतलब भी यही होता है, अधूरी इच्छा जो हमारे मन में रह गई है वो क्या होती है, आपकी अनमेट होती है। ठीक है, आ गया समझ में। अनमेट का मतलब क्या होता है, ऐसी अधूरी इच्छा जो हमारे मन में रह गई हो लेकिन जो पूरी ना हो पाई हो, वो क्या होगा, अनमेट होगा। अनमेट क्या होती है, पर्सनल इशू होते हैं। अनमेट में पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, अनमेट में रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे इश्यूज जो हमारे मन में रह जाते हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इमोशनल नीड्स एंड चैलेंजेस। अब भावनात्मक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे अब ये, जैसे वहां पर मैंने अभी आपको बताया था साइकोलॉजिकल वो थी जब हम कोई बात हमें बुरी लगेगी लेकिन हम कहेंगे नहीं, टाइप ऑफ सेंसिटिविटी हो सकती है वो। ठीक है, इमोशनल नीड्स की अगर हम बात करें तो इमोशनल नीड्स में बात करते हैं, जैसे हमें किसी चीज का बुरा लगा तो हमने बोल दिया, हमने अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन कर दिया, तो वो क्या है, इमोशनल नीड्स है हमारी। इमोशनल लाइबिलिटीज होती है, इंपल्सिवनेस होती है, यहाँ पर आवेग होता है, आवेग हो सकता है गुस्से में आ जाना एकदम, ठीक है, एकदम एक्साइटेड हो जाना, एकदम सेंटिमेसी, जुड़ाव, ये सब क्या है, इमोशनल नीड्स होती है। इमोशनल नीड्स में क्या क्या आता है, इमोशनल लाइबिलिटी होगी, अस्थिरता होगी, इंपल्सिवनेस हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकती है, इंटीमेसी हो सकती है। तो ये क्या है, इमोशनल नीड्स एंड चैलेंजेस होते हैं। इसके बाद अगर हम बिहेवियर नीड एंड चैलेंजेस की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अब बिहेवियर नीड एंड चैलेंजेस की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेंगी व्यवहारिक आवश्यकताएं और चुनौतियां। यहाँ व्यवहार से रिलेटेड है तो इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। माता पिता और सीमाओं के बारे में स्पष्ट और सुसंगत रहें, लेकिन साथ ही वे अपनी बढ़ती स्वतंत्रता और खुद के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता पर किसी के प्रतिबंध से नाराज हो सकते हैं। यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि जैसे मान लो आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, पेरेंट्स थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखते हैं, लेकिन वहीं पर जैसे मान लो आप क्या करेंगे, अब मान लो आप ही अपना उनका निर्णय लेते रहेंगे, ठीक है, तो ये वो वाली स्टेज होती है। यहाँ पर ना बच्चे, जैसे आप मान लो कोई बिहेवियर है आपका, ठीक है, और आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो आपको आपके ऊपर हर बात को एक तरीके से थोपते जाते हैं। जैसे मान लो आपको घूमना बहुत पसंद है लेकिन आपके पेरेंट्स आपको कहीं नहीं जाने देते, ऐसे स्टेज में बच्चे को कहीं नहीं जाने दिया जाता, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी जाती है, उसके डिसीजन को माना नहीं जाता, ये कहा जाता है चल तुझे तो कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ऐसी स्टेज में क्या होता है, बच्चे का बिहेवियर जो है वो अपने आप ही उसी अकॉर्डिंग क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। तो ये उसके रास्ते में कैसे चेंज आते हैं, बिहेवियर चेंज आते हैं या उसके बिहेवियर चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ऐसे स्टेज में क्या होगा, माता पिता और सीमाओं के बारे में स्पष्ट और सुसंगत रहे, लेकिन साथ ही वे अपनी बढ़ती स्वतंत्रता और खुद के लिए निर्णय लेने पर किसी प्रतिबंध से नाराज हो सकते हैं। मतलब आप कोई भी निर्णय लेना चाहेंगे लेकिन आपके पेरेंट्स आपको नहीं लेने देंगे ऐसा निर्णय, तो ऐसे क्या होगा, आपका बिहेवियर उनके अकॉर्डिंग बनता जाएगा। अब कहीं पर भी आपको जाना होगा तो आप क्या सोचेंगे कि नहीं मुझे नहीं जाना, मतलब पर आपका मन है पर फिर भी आप नहीं जा पाएंगे। तो ये सब क्या है, बिहेवियर मतलब चैलेंजेस आते हैं आपके रास्ते में। जैसे हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है तो जो हमारा रियल बिहेवियर था वो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसमें हम ऐसा भी लगा सकते हैं, मान लो किसी के पेरेंट्स, किसी के पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और वो जॉब पर गए हैं, तो बच्चा क्या है घर में खुशी खुशी खेल रहा है, बिल्कुल अच्छे से खेल रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि उसके पापा आ गए तो चुपचाप कमरे में जाकर कॉपी उठाकर पढ़ने बैठ जाता है। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। तो यहाँ से बच्चे का क्या हो गया, बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। तो ये क्या बिहेवियर चेंजेस है, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जांपल देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो इसके बाद है सोशल नीड्स एंड चैलेंजेस। अब बच्चे के रास्ते में स्टेजेस में सोशल नीड्स हो सकती हैं, सोशल चैलेंजेस आ सकते हैं, तो वो कौन से हैं। सोशल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे सोशल चेंजेस कैसे देखने को मिलेंगे। आप सोशल कब होंगे, बाहर जाएंगे, दोस्त बनाएंगे, तो आपने देखा होगा दो तरीके के लोग होते हैं, एक इंट्रोवर्ट होता है और एक एक्सट्रोवर्ट होता है। तो इंट्रोवर्ट जो बच्चा है उसके कम दोस्त देखने को मिलेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने आप को दूसरों के साथ में मतलब इन्वॉल्व नहीं कर पाता। उसी तरीके से दूसरी तरफ एक एक्सट्रोवर्ट होता है जो अपनी ज्यादा दोस्त बना लेता है, उनके साथ में रहता है। तो ये क्या है, उसके रास्ते में
अब मान लो जो इंट्रोवर्ट है उसके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, वो अपनी बात को बहुत आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी के भी सामने, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके मन में जो बातें हैं वो रहने लगेंगी, वो खुलकर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, कहीं भी जाएगा तो खुद को कटा कटा फील करेगा। तो ऐसे में ये क्या आते हैं, उसके सामने सोशल चैलेंजेस आते हैं, बाहर जाना पसंद नहीं करेगा। पर वहीं दूसरी साइड जो एक्सट्रोवर्ट है वो आसानी से दोस्त बना लेता है, बाहर जाता है, एकदम सोशल प्राणी है, हैप्पी रहता है। तो ये सब क्या है, सोशल नीड्स एंड चैलेंजेस आते हैं बच्चे के रास्ते में। ठीक है, तो ये यहाँ पर सोशल नीड्स और चैलेंजेस हो गए। अगर हम कॉग्निटिव थ्योरी की ट्रांजिशंस की बात करें, नीड्स एंड चैलेंजेस की बात करें, यहाँ कंपेयर करेंगे हम खुद को दूसरों से। जैसे मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव हमारे वैसे तो दिमाग से रिलेटेड होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मान लो आपका कोई पेपर हुआ, उसमें आप क्या हो गए, फेल हो गए, और दूसरे वाला पास हो गया। ठीक है, तो आप उससे खुद को क्या करने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं, और आपके मन में कहीं ना कहीं अपने आप ही उसके लिए एक जेलसी क्रिएट होने लगती है। ठीक है, तो यही क्या है, कॉग्निटिव ट्रांजिशंस होता है। इस फेज में क्या होता है, सैड, SAD, सैड। अब इसका मतलब क्या है, जैसे इसको हम क्या बोल देते हैं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। समाज के लोगों के साथ मतलब घुले मिलेगा नहीं, उसे क्या होगी, एंजाइटी होगी, डिसऑर्डर होगा। तो ये क्या है, कंपेयर करना खुद को, यही क्या होता है, सैड होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करने लगते हैं। तो ये कैसी स्थिति होती है आपकी, सैड, मतलब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ये। तो ये याद रख लेना है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। आप बाहर जाएंगे आपको एंजाइटी होने लगेगी, आप बाहर जाएंगे बोल नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे सामने वाला तो मुझसे बेस्ट है, सामने वाला तो मुझसे बेस्ट इंग्लिश बोल सकता है, मुझ में ही कोई ना कोई कमी है। तो ये सब क्या होता है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एडोलेसेंस की बात करते हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, डबल ट्रिपल स्टार लगा लो इसके ऊपर, जो अब मैं आपको कराने जा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विस। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी आपने देखा होगा इस स्टेज में जो बच्चा है वो अपनी जो बातें हैं बहुत अच्छे से जल्दी से किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं करेगा। ठीक है, उसको लगता है कि सामने वाला मुझे इन सब चीजों के लिए जज करेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा। तो इसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम है एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ सर्विस, किशोरों के लिए अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं, जिसे हम AFHS के नाम से भी जानते हैं। तो इसका नाम आपको पूरा याद रखना है, इसका पूरा नाम क्या है, AFHS है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये एडोलेसेंट कार्यक्रम है किसके द्वारा चलाया गया है, तो आपकी ये पहल जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की ये पहली हेल्थ मतलब इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, WHO के द्वारा इसकी पहल की गई थी। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में इसको क्या नाम दिया गया है, तो हम भारत की बात कर लेते हैं, इसको नाम दिया गया RKSR। ठीक है, तो इसको याद रखना है, 2014 में आपके यहाँ पर ये कार्यक्रम आता है। इसके पूरे नाम की अगर बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो आपका इंपॉर्टेंट है ये, इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। यानी कि आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि ये किशोरों के स्वास्थ्य को लेकर काम करता है, उनका जो भी मेंटल लेवल है, जैसा भी है, मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उन्हें बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं उनके रास्तों में, इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सबसे निपटने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। किशोरों के लिए है, हम यहाँ उन्हें ज्यादा स्ट्रेस ना देंगे, मतलब यहाँ पर हम उनके स्ट्रेस को कम करेंगे और उन्हें एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि वो अपनी बातों को बिल्कुल अच्छे से बता सके। यानी कि उनके लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करेंगे। नेशनल एडल्ट हेल्थ प्रोग्राम, इसी को हम इंग्लिश में अगर पूछें तो इंग्लिश में से हम क्या कहेंगे, नेशनल एडल्ट हेल्थ प्रोग्राम। हिंदी की बात करें तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, NAHVRKSK, हिंदी में पूछेगा तो RKSK, इंग्लिश में पूछेगा तो नेशनल एडल्ट हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, RKSK का मतलब मैंने अभी बताया राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, और इसको अगर हम इंग्लिश में बोलते तो AFHS वर्ल्ड लेवल पर बोला जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में इसको क्या नाम दिया गया है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, और इसी का नाम क्या है, AFHS है।
इसके अगर हम एम्स की बात करते हैं तो इसके 6 एम्स हैं, जिसको हम 6A के नाम से भी जानते हैं। एडोलोसेंट्स हेल्थ केयर, यहाँ पर मेंटल हेल्थ का जो केयर का एक्ट आया वो कब आया? 2017 में आया। अभी मैंने आपको बताया था RKSK जो है वो कब आता है? 2014 में आता है। लेकिन इसके लिए क्या आता है? फिर से हम एक एक्ट लेकर आते हैं जो कब आएगा? 2017 में आएगा। और इसके बाद इसको अप्लाई कब करेंगे? 2018 में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 3 ईयर याद रखने हैं, 2014, 2017 और 2018। अगर हम 2017 की बात कर लेते हैं तो RKSK है, 14 की बात करते हैं तो RKSK है, 17 की बात करते हैं तो एक्ट आता है, और अप्लाई की बात करते हैं तो 2018 आता है। ठीक है, ये सारा हो गया, आपको आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, 6A पढ़ लेते हैं हम कि इनमें जो 6A हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिखा गया है अवेलेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर पहुंच होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जो मतलब आपके इतना इजी होना चाहिए ये हेल्थ सर्विस की, जहां पर बच्चा है उसके आसपास के एरिया में उसको वो मतलब मिल जाए, मतलब इजीली उस वहां पर क्या कर सके, उसको प्राप्त कर सके। मतलब उपयोग, एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस एरिया में रहता है वहां पर वो होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी अवेलेबिलिटी है। असेसिबिलिटी की बात करते हैं तो पहुंच होनी चाहिए, घर के आसपास एक सेंटर होना चाहिए और ये इजीली भी मिल जाए। ये नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा दूर जाना पड़े, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए कोई फीस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फीस मांगी जाए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यहाँ पर कोई भी जा सकता है। ठीक है, तो ये अवेलेबल है। एक्सेस में उसके घर के आसपास होना चाहिए। ये नहीं है कि उसे बहुत दूर जाना पड़ रहा है, अब उसके घर के आसपास ऐसा कुछ सेंटर नहीं है। अप्रोचेबिलिटी, पहुंच क्षमता, इजीली इंटरेक्ट कर पाए, वो क्या कर पाए? जैसे उसका टीचर है, टीचर के साथ भी बच्चा बहुत इजीली इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो अप्रोचेबिलिटी होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, उसकी क्षमता होनी चाहिए, इजीली इंटरेक्ट कर पाए, अपने टीचर के साथ में बहुत इजीली उन बातों को कह पाए। एक्सेप्टेबिलिटी होती है, स्वीकार कर पाए। अब यहाँ पर मान लो बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम उसे ऐसा एनवायरनमेंट देंगे कि वो उसके मन में जो बातें हैं उनको क्या कर पाए? एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जो हमारा एडोलोसेंस है उस पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करे, जैसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को कोई ना कोई सुने और हमारे हेल्थ को, माइंड को वह अपने मतलब अपनी। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमारी बात जो है वो कोई ना कोई सुनने वाला हो। ये नहीं हो कि उन बातों से मतलब हमारा कोई माइंड डिस्टर्ब हो रहा है या हमें कोई सुन नहीं रहा, हमें कोई स्वीकार नहीं रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो आज आपके साथ भी होता होगा, आप उन्हीं के साथ में अपनी बात शेयर करना पसंद करते होंगे जो आपको जज नहीं करते हैं। तो ऐसा ये अडल्टहुड में भी होता है, बच्चे का जो माइंड है वो उन्हीं के साथ में अपनी बातों को सुनाना पसंद करेगा जो उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, जो उसकी बात को सुनेंगे। यानी कि उसके जो माइंड में जो डिस्टर्बेंस चल रही है उसको खत्म करना ही यहाँ पर क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी है, और वो उन सब चीजों को यहाँ पर क्या कर पाएगा? स्वीकार कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबिलिटी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अप्रोच की, यानी उपयुक्तता की, बच्चे को सलाह या एडवाइस दी जाए तो अच्छी अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। अप्रोच नहीं है, अप्रोप्रिएटनेस है, उपयुक्तता है। अब आपसे कोई आकर कुछ सवाल पूछ रहा है तो अगर आपने उससे अच्छी एडवाइस नहीं दी या उसकी कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं की, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? वो जो सलाह दी गई है उसके लिए उपयुक्त भी होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी की बात कर लेते हैं, सामर्थ्य होना चाहिए, यानी इसका कोई चार्ज नहीं हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके क्या है? 6A बताई है मैंने। पहले अवेलेबल, फिर असेसिबल, फिर इसके बाद अप्रोच, इसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी, इसके बाद अप्रोप्रिएटनेस, इसके बाद अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, तो यहां तक के हो गए हैं ये सारे के सारे 6A। तो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं एडोलोसेंस एजुकेशन के बारे में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर लिखा गया है सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में किशोर शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये वैसे ये क्लास तो आपके पीजीटी और टीजीटी के कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन आप भी पढ़ लेना, पीआरटी वाले भी पढ़ लेना, क्योंकि ये कुछ भरोसा नहीं होता, क्या पता आपके एग्जाम में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो एक बार पढ़ लेना, ज्यादा लेंथी क्लास भी नहीं है बट आपके लिए यूजफुल है। इसके बाद चाइल्ड एक्ट कराऊंगी तो आपके लिए बहुत जरूरी रहेंगे, तो आप उन क्लास को देखना। आपने EMRS का एग्जाम देखा होगा, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एडोलोसेंस एजुकेशन की। सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में किशोर शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि जब अडल्ट है उनके एजुकेशन का एक प्रोग्राम चलाया जाएगा। IEP का मतलब होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है AEP के?
लाइफ स्किल सिखाना, बच्चों को क्या सिखाएंगे हम यहाँ पर, लाइफ स्किल सिखाएंगे। HIV एड्स और मादक द्रव्यों के सेवन के प्रति क्या करेंगे, स्वभाव व्यवहार और जिम्मेदार व्यवहार, ठीक है, डील करेंगे लैंगिक रूढ़िवादिता से, मतलब इन सब के बारे में उनको अवेयर करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। मैच्योरिटी पर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, तो ये आपके एडोलोसेंस से रिलेटेड पॉइंट तो खत्म हो गए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर डोमेन लिखे हैं डेवलपमेंट के, तो ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको पता है आपके पास में 4 डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के, जिसमें से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ठीक है, फिजिकल होता है और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा है ताकि आप इसको समझ पाएं, इसमें से भी क्या पता कुछ आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं HMT का मतलब होता है हेड, माइंड एंड थिंक, यानी कि कॉग्निटिव आपको पता आपके सोचने से रिलेटेड होगा। तो जहां पर लगे कॉग्निटिव रीजन, यहाँ तर्क लगाना, रीजन लगाना, ये सब किस में आएगा, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। लैंग्वेज आपका बोलने से रिलेटेड होगा, पार्ट ऑफ कॉग्निटिव का ही हम इसको पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सोचकर बोलेगा। फिजिकल की बात करते हैं तो यहाँ ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, सिफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टोल, ठीक है, सूक्ष्म, और ये सब यहाँ पर किस में आएगा, फिजिकल में आएगा। सिफेलोकोडल हेड टू टो होता है, प्रोक्सिमोडिस्टोल सेंटर टू प्रिंसिपल होगा। सोशो में सेल्फ एस्टीम होगा, बच्चे की भावनाएं आएंगी, इमोशंस होंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस होंगे, इंपल्सिवनेस होगी, ये सब किस में आता है, सोशल इमोशन में आता है, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक था ना आपका एडोलोसेंस का, ये बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं था, तो ये आपका यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया है जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप इसको एक बार समझ लेना, देख लेना, इस क्लास को आपके लिए यूजफुल रहेगी। कल की क्लास में सारे चाइल्ड एक्ट पढ़ा दूंगी मैं आपको, उसके बाद टीचर और जो टीचिंग होती है, टीचर क्या होता है, टाइप ऑफ टीचिंग्स क्या है, मेथड क्या है, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, ये सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्लास को देख लेना, यूजफुल रहने वाली है। क्लास को शेयर कर देना अगर आपने शेयर नहीं की है तो। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, आगे आपको आने वाले टाइम में ऐसे ही और अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता रहेगा। तब तक चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।